नमस्कार, मैं प्रोफेसर अनिल मंधानी, चेयरमैन यूरोलॉजी मेदांता हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आज मैं एक बहुत ही विशेष सब्जेक्ट पे बात करूँगा। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा एज ए डॉक्टर, मेरे 25 साल के एक्सपीरियंस में, कि साइंस ने हमें बहुत कुछ दिया है, पर उससे ज़्यादा एक आप डॉक्टर से जो ले रहे हैं उससे ज़्यादा आप अपने शरीर को स्वयं दे सकते हैं। हर कैंसर का इलाज एक डॉक्टर की सलाह के अलावा आपकी लाइफस्टाइल पे बहुत डिपेंड करता है। आपके डाइट पे, आपकी बीमारी कैसी कंट्रोल है, आपका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्मोकिंग बंद करनी होगी, अल्कोहल का इंटेक कम करना पड़ेगा, रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, प्रोटीन का इंटेक बढ़ा के कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम करना पड़ेगा, मीठी चीज़ें कम खानी पड़ेगी, जितना प्रोसेस्ड फूड है वो कम करना पड़ेगा। तो इन सब को अडॉप्ट करने से डेफिनेटली एडवांटेज मिलता है। डॉक्टर का इलाज तो सही है, लेकिन आपके स्वयं का इलाज, उसकी अहमियत डॉक्टर के इलाज से कहीं ज़्यादा है। तो दोस्तों, अंग्रेजी में कहावत है, फोरवॉर्न इज़ फोरआर्म्ड। अगर हमें पहले से जानकारी है तो हम उस समस्या का समाधान अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और ये नहीं कि अब मेरे इस वीडियो को देखने के बाद हर पुरुष दौड़ के जा रहा है अपना पीएसए करवाना। कर भी सकते हैं, बट इसमें समझदारी से काम लेना पड़ेगा। पीएसए बहुत ज़रूरी है, जिस को करवाने से इस कैंसर का मालूम पड़ सकता है और इसका इलाज भी संभव है। पर डॉक्टर को देखने के पहले आप स्वयं को देखें, अपनी इस बॉडी का ध्यान रखिए। एक जनरल हेल्थ को बनाए रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है कैंसर को रोकने के लिए। अब आपकी बायोप्सी हो गई और अनफॉर्चुनेटली आप में पाया गया कि आपकी पौरुष ग्रंथि में कैंसर है। आई नो, ये न्यूज़ जब ब्रेक करता है डॉक्टर तो बहुत ही दुखदाई मोमेंट होता है, बट ये जो न्यूज़ ब्रेक करने के बाद भी मेरे लिए कहना आसान है, और जब भी मैं मरीज़ से बात करता हूँ उसको एक अंदेशा तो हो जाता है कि क्या आने वाला है। बट कैंसर फॉर्चुनेटली प्रोस्टेट का इतना ख़तरनाक नहीं है। अगर ये अर्ली स्टेज में पकड़ा जाता है तो क्योर पॉसिबल है। अब कैंसर के इलाज में क्योर का शब्द बहुत कॉमनली यूज़ होता है। क्योर मतलब क्या, हम उस कैंसर को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर प्रोस्टेट कैंसर अर्ली स्टेज में पकड़ा गया तो ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। तो हम एक बार डायग्नोसिस के बाद इसकी स्टेजिंग करते हैं। हम एक कंफर्म हो गए कि पौरुष ग्रंथि में कैंसर है, उसके बाद हम उसकी स्टेजिंग करते हैं, या तो बोन स्कैन से, या एक स्कैन आई है PSMA PET स्कैन, उसकी सहायता से हम स्टेज करते हैं कि ये जो पुरुष ग्रंथि के बियॉन्ड तो नहीं गया है कैंसर, उससे बाहर तो नहीं गया है, और बाहर गया है तो क्या नज़दीकी बाहर है, या जो उस एरिया, मतलब प्रोस्टेट की सराउंडिंग एरिया से बाहर जो कॉमनली ये जाता है वह हड्डियों में जाता है। हड्डियों में तो नहीं चला गया, क्योंकि ये जो कैंसर, इसका प्रेडिलेक्शन, इसकी जो चाहत है हड्डियों में ज़्यादा होती है। तो ये हड्डियों में गया है कि नहीं गया है, इसको हम स्टेजिंग से PSMA PET स्कैन या बोन स्कैन से इसकी जानकारी लेते हैं। अब प्रोस्टेट कैंसर की स्टेजिंग के बाद आता है सवाल इलाज का। अगर कैंसर पौरुष ग्रंथि में ही सीमित है तो इसका इलाज संभव है, या तो सर्जरी की जाए। अगर हम देखते हैं पुरुष की लाइफ, आने वाली लाइफ, जिसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं, अगर 10 साल से ऊपर है तो हम जो इलाज करते हैं वो इस इंटेंशन से करते हैं कि वो जड़ से ख़त्म किया जा सके। तो इसके 2 तरीके हैं, या तो हम सर्जरी एडवाइस करते हैं या रेडियोथेरेपी। ये दोनों तरीके मरीज़ से हम डिस्कस करते हैं, उसके प्लसेस एंड माइनसेस, क्योंकि कोई भी ट्रीटमेंट बिना प्रॉब्लम्स के नहीं होता, क्योंकि आप एक शरीर से अंग को निकाल रहे हैं जो कि एक महत्वपूर्ण अंग है। उस अंग के 2 फंक्शन, एक तो है सेक्स करने की क्षमता, मतलब जो लिंग के खड़ा होने की क्षमता है, इरेक्शन की क्षमता, उसकी जो नर्व्स होती है वो प्रोस्टेट के बहुत नज़दीक से जाती हैं। और दूसरा फंक्शन है यूरिन के लीक करने का। जब आपके ब्लैडर में, जैसे मैंने आपको समझाया कि ये ब्लैडर या मसाने के मुंह पे ग्रंथि होती है, तो इस ग्रंथि के जस्ट नीचे एक वाल्व होता है।
जो जैसे आपका मसाना भरा हुआ है पेशाब से, वो आप लीक नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जो वाल्व है वो बंद रहता है, और जब आपको पेशाब लगती है और सूटेबल प्लेस मिलता है तो ब्रेन आपका सिग्नल भेजता है कि ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करे और वो जो वाल्व है वो रिलैक्स करे, इस वजह से पेशाब आपकी निकलती है। तो सर्जरी में जब हम ग्रंथि निकालते हैं तो ये दो फंक्शन पे प्रभाव ज़रूर आता है। जहाँ तक यूरिनरी लीक, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, ये धीरे धीरे ठीक हो जाता है। ऑलमोस्ट 95% पुरुषों में 1 साल के अंदर कॉन्टिनेंस वापस आ जाता है। और जहाँ तक सेक्स करने की क्षमता है वो इतनी अच्छे से वापस नहीं आती, अराउंड 60% लोगों में वापस आती है अगर वो पहले से सेक्सुअली एक्टिव हैं। और दूसरा इसका प्रॉब्लम ये है कि अगर आप सेक्स करते भी हैं सर्जरी के बाद तो वीर्य बाहर नहीं आता। तो ये इसके 2 साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बट अब जब हम कैंसर से बचाव चाह रहे हैं, हम अपने ज़िंदगी की साल बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ये 2 फंक्शन से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और ये डिसीजन मरीज़ का खुद का होता है कि वो क्या चाहता है। मैंने देखे हैं कई मरीज़, कई यंगस्टर्स जो चाहते हैं नहीं मुझे सेक्सुअल फंक्शन लूज़ नहीं करना है, तो मुझे कुछ और ट्रीटमेंट बताओ। तो उस सिचुएशन में हम कुछ और भी बात कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि जो दूसरा ऑप्शन है जिसको हम यूज़ करते हैं कैंसर को जड़ से ख़त्म करने के लिए, वो है रेडियोथेरेपी का, जिसको आम भाषा में कहते हैं सिकाई, बिजली की सिकाई। तो रेडियोथेरेपी या रेडिएशन भी दिया जाता है उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए, पर इसके भी अपने पॉजिटिव और नेगेटिव हैं। इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो धीरे धीरे मैनिफेस्ट होते हैं उन पुरुषों में, जैसे जिनको यूरिन की मुश्किल हो रही है, प्रोस्टेट ग्रंथि इतनी बढ़ चुकी है कि उनको यूरिन करने में मुश्किल हो रही है और उनको कैंसर भी है। उन सिचुएशन में आई थिंक सर्जरी ज़्यादा प्रेफर की जाती है रेडिएशन के बाबत, बिकॉज़ रेडिएशन से भी शुरू में प्रॉब्लम्स आती हैं और धीरे धीरे उनकी प्रॉब्लम, अगर आपकी यूरिन करने की प्रॉब्लम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो वो थोड़ी बढ़ सकती है। दूसरा जो मैंने आपसे कहा, अगर कैंसर सीमित है पौरुष ग्रंथि में तो इसको जड़ से हम ख़त्म कर सकते हैं। बट अगर ये बाहर चला गया है तो डिपेंड करता है कितना बाहर गया है, तो उसके इलाज और भी हैं जिसको हम लोग हार्मोनल ट्रीटमेंट कहते हैं, एंड्रोजन डेप्रिवेशन थेरेपी। अगर ये बोन्स में पहुंच गया है तो इसको हार्मोनल ट्रीटमेंट और कीमोथेरेपी के साथ मिलाकर इलाज करने से सफलता हासिल होती है। अनफॉर्चुनेटली इसको जड़ से नहीं ख़त्म कर सकते, पर इस कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके कई सारे इलाज हैं जो आप अपने यूरोलॉजिस्ट से बात करके ले सकते हैं। जहाँ तक प्रोस्टेट की सर्जरी की बात है, तो सर्जरी का जो बेस्ट ऑप्शन है वो रोबोट से किया जाता है, जिसको हम रोबोट असिस्टेड रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी नाम देते हैं। मैंने देखा है एक कॉमन नॉलेज ये है कि ये सर्जरी रोबोट करता है, जो कि गलत है। बेसिकली रोबोटिक आर्म्स यूज़ होती हैं। आपने लैप्रोस्कोपी या दूरबीन की विधि ज़रूर सुनी होगी। तो ये रोबोटिक सर्जरी उस लैप्रोस्कोपी का एडवांस वर्जन है। कॉन्सेप्ट दोनों में सेम है, बट बिकॉज़ इसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी ज़्यादा अच्छी है तो मैग्नीफिकेशन अच्छा होता है, मूवमेंट अच्छी होती है, पर करता उसको सर्जन ही है। तो ये जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि किस विधि से इस पौरुष ग्रंथि को निकाला जाए। जो बेस्ट विधि है वो रोबोटिक विधि है, रोबोट असिस्टेड। और रोबोट नहीं बल्कि डॉक्टर की स्किल ज़्यादा इसमें काम आती है, रोबोट से सिर्फ मदद ली जाती है। चाहे किसी भी अंग का कैंसर, आप एक अच्छी कार ख़रीदते हैं, उसका मेंटेनेंस करवाएंगे नहीं या रेगुलर उसका अपकीप नहीं करेंगे तो वो भी नहीं चलती। उसी तरीके से शरीर के हर ऑर्गन को आप समझिए कि मेरे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं, एक चलता फिरता पुर्जा है जिसका मुझे ध्यान रखना है। तो बस थोड़ा सा वक्त अपने आप को दीजिए और अपने आप से मिलिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद। और मैं भी अगली बार जो हम जेनेटल सिस्टम की बात करी थी उसमें जो 2 इम्पॉर्टेंट कैंसर्स और हैं जिसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, एक ब्लैडर कैंसर और दूसरा लिंग के कैंसर के बारे में मैं थोड़ी सी बात करूँगा। और मैं चाहूँगा आप उन दोनों के बारे में भी जानें, सो दैट आपकी एटलीस्ट इस सिस्टम की हेल्थ अच्छी बनी रहे।
तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से थोड़ा लाभ हुआ होगा। मैं चाहता हूँ अगर आपकी कोई जिज्ञासा हो, कोई सवाल हो, तो नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर पूछ सकते हैं। हमारी एक मेडिकल टीम है जो आपके हर सवाल का जवाब देगी। और अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है जिसके थ्रू आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। धन्यवाद।